नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो बात करते हैं नदियों की। तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। एक तो वर्ष पर्यंत जल से भराव वाली नदियाँ तथा दूसरी वह जिनमें केवल वर्षा ऋतु के समय ही जल आता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु आते आते ही वह सूख जाती हैं। मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियाँ ही बहती हैं, यहाँ पर हिमालयन नदियाँ नहीं बहती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं और इसी कारणवश मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो पहली नदी जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है नर्मदा नदी के विषय में। नर्मदा नदी के उद्गम की मैं बात करूँ आपसे, तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी की अनूपपुर तहसील के पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, अनूपपुर जिले से ये निकलती हैं तथा यहाँ से शहडोल उमरिया से होती हुई और इसी प्रकार जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वाह के क्षेत्र से बहती हुई नर्मदा नदी का अवसान जो होता है, यानी कि ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं, ये गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में भड़ूच के निकट मिल जाती है। यहाँ पर इनका अवसान हो जाता है। इनकी लंबाई की मैं बात करूं, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इनकी लंबाई जो है वह है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करूं मैं, तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। कुछ प्रमुख नदी हैं तवा, हिरन, दुधी और शक्कर। इनको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो नोट करेंगे। मैकलसुता, रेवा, शंकरी, सोमोदेवी, नामोदोस। नामोदोस पर थोड़ा सा गौर करिएगा क्योंकि नामोदोस जो नामकरण किया है वह है प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी ने इनका नामकरण किया है। इसी क्रम में आगे चलेंगे और देखेंगे प्रख्यात कवि हुए हैं कालिदास। उन्होंने अपना एक ग्रंथ था मेघदूत, उसमें इनका नाम रेवा नाम से इसको पुकारा है। इसी प्रकार रघुवंशम में उन्होंने सोनप्रभा नाम से पुकारा है। शतपथ ब्राह्मण में रेवोत्तर कहकर नर्मदा नदी को संबोधित किया गया है। नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है तथा यह एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसी प्रकार यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहलाती है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये दोनों नदियां डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है तथा यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी भी है। आगे चलेंगे और अफवाह क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसका अफवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इस पर 29 बड़ी योजनाएं, 135 मध्यम योजनाएं तथा 3000 छोटी योजनाएं कार्यान्वित हैं या परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। कुछ प्रमुख परियोजना की बात करूँ मैं आपसे, तो सबसे मुख्य जो है परियोजना वह है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि एमपी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, गुजरात में स्थित। इसी प्रकार इंदिरा सागर परियोजना भी इस पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अंत में बात कर लेते हैं हम नर्मदा नदी के बेसिन के क्षेत्र की कि कितना इसका प्रवाह किस किस राज्य में कितना है। तो बेसिन की मैं बात करूँ, 89.9% भाग मध्य प्रदेश में, 8.5% भाग जो है वह गुजरात राज्य में तथा 2.7% जो भाग है वह महाराष्ट्र राज्य को इसका जाता है। अगली नदी की ओर जो है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की उद्गम की बात करूं, ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से होता है और तथा यह भी नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है और इसके अवसान की बात करूं मैं तो यह भी नर्मदा नदी की तरह ही गुजरात में खंबात की खाड़ी में भड़ूच के निकट गिरती है। आगे लंबाई की अगर मैं इसकी बात करूं, इस नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वह है पूर्णा नदी। ये पूर्णा नदी को थोड़ा सा नोट करेंगे, ये एक बार पूछा गया प्रश्न है आपका। तो पूर्णा इसकी मुख्य सहायक नदी है। बात करें कहाँ से बहती हुई जाती है, यह है बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पे बड़वा, बड़वानी, इस क्षेत्र से बहती हुई यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है तथा थोड़ा सा हिस्सा इस नदी का महाराष्ट्र राज्य में भी जाता है। यानी कि यह नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। मुख्यतः एमपी और फिर उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य और हैं। इस पर 2 परियोजनाएं भी काम कर रही हैं। एक है काकरा पार परियोजना और दूसरी है ओकाई परियोजना।
ये दोनों परियोजनाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। इस नदी के किनारे अगर मैं कुछ प्रमुख शहर की बात करूं तो वह है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, एक प्रमुख शहर है, तथा दूसरा जो शहर है वह है गुजरात राज्य में स्थित सूरत, इंपॉर्टेंट है। आगे यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये हमारी है वह है माही नदी। माही नदी से केवल एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले इसके उद्गम की बात कर लेता हूँ। माही नदी धार जिले से निकलती है और यह बहती हुई गुजरात राज्य में गिर जाती है, यानी कि इसका अवसान गुजरात में खंबात की खाड़ी में भड़ूच के निकट हो जाता है। यहाँ से मात्र एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और वह यह कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बस याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ जो है चंबल नदी। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न भी आते हैं इस नदी से। पुराणों में चंबल नदी का नाम चरमावती या चरवणावती भी देखने को मिलता है। चंबल नदी के उद्गम की मैं बात करता हूं अब। तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट मऊ में जानापाव की पहाड़ी के वांचू पॉइंट से होता है। ठीक है, यहाँ से यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई और राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। राजस्थान के कोटा जिले में बहती है। राजस्थान से पुनः यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से श्योपुर, मुरैना, भिंड इन जिलों में बहती हुई यह अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसके अवसान की मैं बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी के पास में जाकर या यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, इटावा के पास। लंबाई की बात करता हूं तो चंबल नदी की लंबाई जो है वह है 965 किलोमीटर तथा इसकी सहायक नदियां जो हैं वह है क्षिप्रा, काली सिंध, सिंध, बनास, पार्वती। ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है तथा यह नदी 3 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं यूपी में बहती है। आगे इस नदी पर कुछ प्रमुख योजनाएं भी चल रही हैं जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। वह हैं गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अंत में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है चंबल नदी का वह ये कि चंबल नदी सबसे प्रमुख है मृदा अपरदन के लिए। जो गंभीर समस्या है भारत की और चंबल नदी उसके लिए उत्तरदायी है। और इससे प्रभावित अगर मैं जिले की बात करूं तो मुरैना जो कि उत्तर में एक जिला है मध्य प्रदेश का, यह सबसे प्रभावित जिला है किसका? चंबल नदी की वजह से मृदा अपरदन। अगली नदी जो हम पढ़ेंगे वह है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के उद्गम की मैं बात करूं आपसे तो क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के निकट, ये आप देख पा रहे हैं मैप में, इंदौर के निकट काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है तथा यह नदी फिर उत्तर दिशा की ओर, ये आप देख पा रहे हैं, यह नदी फिर उत्तर दिशा की ओर देवास, इंदौर, उज्जैन और मंदसौर से होती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि इसका अवसान कहाँ पर होता है? राजस्थान में चंबल नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। आगे कुछ बात देखते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है क्षिप्रा नदी की वह है खान नदी। खान नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा इंदौर शहर जो है वह खान नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के संबंध में एक बात बहुत प्रमुख है कि इसके किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है जो कि एक पवित्र नगरी मानी जाती है तथा उज्जैन को महाकाल की नगरी भी मानी जाती है क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला हम चलेंगे क्षिप्रा को यहाँ पर खत्म करते हुए। अगली नदी जो है वह है काली सिंध नदी की ओर। काली सिंध नदी की बात करूं तो काली सिंध नदी का उद्गम जो है ये आप देख पा रहे हैं देवास के निकट बागली गांव से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से काली सिंध नदी का उद्गम होता है तथा फिर यह नदी शाजापुर राजगढ़ से होती हुई देख पा रहे हैं आप राजस्थान राज्य में प्रवेश कर जाती है और अंत में राजस्थान में ही ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करूं काली सिंध की तो वह है नेवज नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, नोट करिएगा, नेवज इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि राजगढ़ की जीवन रेखा भी कहलाती है। दोस्तों अगली नदी जो हमको पढ़ना है वह है सिंध नदी। सिंध नदी के उद्गम की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंध नदी जो है
वह विदिशा जिले से निकलती है तथा उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यह यूपी में इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो 470 किलोमीटर की लंबाई है तथा जो मेन बात यहां पर हमको पढ़नी है वह ये कि यह नदी पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी जिले में, वहां से यह नदी सिंध नदी गुजरती है। सिंध नदी पर इतने ही तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम पार्वती नदी की ओर। और पार्वती नदी के उद्गम की मैं बात करूं तो पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है तथा यह उत्तर दिशा में बहती हुई राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और राजस्थान में कोटा में जाकर यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यह बात हुई पार्वती नदी की। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वह है कूनो नदी, इसकी सहायक नदी है। बढ़ेंगे अब हम अगली नदी की तरफ जो है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का पुराणों में नाम या पौराणिक नाम वेत्रावती भी देखने को मिलता है। उद्गम की मैं बात करूंगा तो वेत्रावती यानी कि बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से इसका उद्गम होता है तथा यह नदी फिर रायसेन, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन आदि जिले से होती हुई उत्तर पूर्व दिशा में और यमुना नदी में जाकर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास एक जगह है, हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं, इस नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर तथा इसकी सहायक नदियां जो हैं वह है बीना, धसान और सिंध। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यह नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन प्रदूषण के आधार पर जैसा कि जिस स्तर का प्रदूषण गंगा नदी में पाया जाता है उसी स्तर का प्रदूषण मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में पाया जाता है। इसी वजह से इसको मध्य प्रदेश की गंगा लेकिन प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। एक और अन्य पॉइंट नोट करेंगे वह यह है कि यह नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी माना जाता है क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र से ये नदी बहती हुई जा रही है। तो यहाँ पर बेतवा नदी समाप्त होती है। आगे चलेंगे हम केन नदी की ओर। केन नदी से हम देखेंगे जिसका कि अन्य नाम शुक्तिमती या दीर्णावती भी देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, शुक्तिमती या दीर्णावती भी केन नदी को कहा जाता है। बहुत छोटी नदी है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। केन नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम स्थान है कटनी के विंध्याचल पर्वत से यह नदी निकलती है तथा अवसान की मैं बात करूं तो यह नदी उत्तर प्रदेश में यमुना में चिल्ला नामक स्थान पर जाकर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चिल्ला नामक स्थान पर केन नदी मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं अब टोंस नदी की जिसका कि अन्य नाम तमसा नाम भी इसको कहकर पुकारा जाता है। उद्गम की मैं बात करता हूँ। इस नदी का उद्गम कटनी के ऊपर देख पा रहे हैं आप सतना जिले की मैहर तहसील से होता है। मैहर के विषय में एक बात है, यहाँ पर प्रख्यात शारदा देवी का मंदिर स्थित है जो कई बार प्रश्नों में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सतना जिले की मैहर तहसील से यह टोंस नदी निकलती है और ये यहाँ की कैमूर श्रेणी है, यहाँ पर स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से निकलती हुई यह इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की मैं बात करूंगा तो इसकी सहायक नदियां हैं बीहड़ नदी और बिछिया नदी तथा बिछिया नदी के एस्पेक्ट में एक पॉइंट नोट करना है, वह यह है कि बिछिया नदी के किनारे ही रीवा प्रमुख शहर बसा हुआ है। इसको यहाँ पर आप नोट करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है दोस्तों, और वह है कि यहाँ पर बेतवा और केन नदी के संबंध में, और वह यह है कि साल 2002 में भारत सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई थी जो थी भारत में नदी जोड़ो अभियान योजना। इस योजना के तहत भारत में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम चालू किया गया था और जो पहला प्रोजेक्ट जिस नदी पर काम किया गया था वह थी बेतवा नदी और केन नदी, और इस प्रोजेक्ट का नाम था केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि भारत की सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के तहत एक परियोजना थी। इसका काम क्या था? इसका कार्य यह था कि मध्य प्रदेश और यूपी के उन जिलों को लाभान्वित करना जो कि सूखाग्रस्त थे, यानी कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमको परियोजना भी ध्यान रखनी है, केन बेतवा लिंक परियोजना। बढ़ते हैं एक नई नदी की तरफ जो है सोन नदी। सोन नदी जिसका कि एक अन्य नाम हम स्वर्ण नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। यह नदी नर्मदा नदी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही निकलती है। उद्गम स्थान की अगर मैं इसकी बात करूं, यह नदी अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है और वहां से निकलकर इसके अवसान स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये पटना में दानापुर नामक स्थान में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है।
ठीक है। इसकी सहायक नदी की हम बात करें तो इसकी मुख्य 2 सहायक नदियां हैं, वह है जोहिला और रिहंद। ये दोनों नदियां भी अमरकंटक से ही निकलती हैं। यहीं से निकलने के पश्चात थोड़ी दूरी चलने के बाद यह आगे चलकर सोन नदी में ही मिल जाती हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे हम इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर तथा यह एमपी, यूपी एवं बिहार के क्षेत्र को कवर करती है, यानी कि इन 3 राज्यों में ये बहती है। सोन नदी पर एक परियोजना निर्मित है जो है बाण सागर परियोजना, तथा यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त परियोजना है जो कि स्थित है शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान में यह परियोजना स्थित है। आगे सोन नदी बिहार और झारखंड की सीमा का निर्धारण भी करती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो बिहार और झारखंड की सीमा का निर्धारण सोन नदी के द्वारा होता है और दूसरा इस नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है दोस्तों।